जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की आज सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे कनाडा को भारत का करारा तमाचा। मोदी सरकार ने कहा देश विरोधी लोगों को नहीं देंगे वीजा। जी हां, छटपटा रहे कनाडा को भारत ने दे दिया मुंह तोड़ जवाब। दोस्तों, खालिस्तानियों को नहीं मिल रहा वीजा, बताएंगे बड़ी खबर आपको। साथ ही साथ बताएंगे कनाडा में 3 भारतीय छात्रों की हत्या को भारत ने बताया भयानक त्रासदी। ट्रूडो सरकार से कर दी भारत ने बहुत बड़ी मांग। तो उधर बताएंगे भारत के लिए खतरे की घंटी। यूनुस सरकार की इस चाल से बांग्लादेश में आईएसआई की होगी सीधी एंट्री। दोस्तों, इतना ही नहीं, पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश भी खरीदेगा चीन का फाइटर जेट। चीन पाकिस्तान दोनों के साथ मिलकर बड़ी चाल चल रहा है मोहम्मद यूनुस। दोस्तों, सारी जानकारी, सारे पोल खोलेंगे इन बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स की आपके सामने। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां कनाडा को भारत का करारा तमाचा। मोदी सरकार ने कहा देश विरोधी लोगों को नहीं देंगे वीजा। दोस्तों, खालिस्तानियों को नहीं मिल रहा वीजा तो छटपटाने लगा कनाडा। तो भारत ने दे दिया करारा जवाब। दरअसल कनाडा की सरकार को भारत की ओर से एक बार फिर करारा तमाचा पड़ा है। कनाडा सरकार चाहती थी कि भारत वहां के लोगों को वीजा दे। कनाडा की मीडिया में भी इस तरह की कई खबरें आई जिनमें भारत सरकार पर सवाल उठाए गए। अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर करारा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि देश विरोधी लोगों को हम किसी भी कीमत पर वीजा नहीं दे सकते। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने ऐसी मीडिया रिपोर्टें देखी हैं, ये भारत को बदनाम करने के लिए कनाडाई मीडिया के दुष्प्रचार का एक बड़ा उदाहरण है। भारत का वीजा हम किसको देंगे, किसको नहीं देंगे, ये तय करने का अधिकार मात्र भारत के पास है। जो लोग हमारी क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें वीजा न देने का अधिकार सिर्फ हमारे पास है। भारत की संप्रभुता को कमजोर करने वालों को वीजा न देने का अधिकार भारत के पास है। अगर कनाडा इस मामले में कोई रिपोर्ट करता है, कोई बात कहता है, ये भारत के मामलों में विदेशी हस्तक्षेप करने जैसा है। जी हाँ, अब ऐसे में जिस प्रकार से कनाडा की सरकार चाह रही थी कि खालिस्तानियों को भी भारत में एंट्री मिल सके, भारतीय वीजा मिल सके, ऐसे में भारत सरकार ने जो करारा जवाब दिया है वाकई में मुंह बंद करके रख दिया है। दोस्तों, कनाडा का अपने भारत ने ऐसे में भारत के इस जवाब का आप समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, इतना ही नहीं, कनाडा में 3 भारतीय छात्रों की हत्या को भी भारत ने बता दिया भयावह और भयानक त्रासदी। ट्रूडो सरकार से सख्त एक्शन की है मांग। दोस्तों, भारत ने कनाडा सरकार से इस मामले में सघन जांच की मांग की और अपने नागरिकों पर वहां बढ़ते हमलों के प्रति भी अलर्ट किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने शुक्रवार को कहा कि कनाडा में 3 भारतीयों की छात्रों की हाल ही में हुई हत्या भयानक त्रासदी है। भारतीय उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास कनाडा के अधिकारियों से इस मामले की पूरी जांच की मांग कर रहे हैं। वे छात्रों के परिवारों के संपर्क में भी हैं। जिस प्रकार से कनाडा में दोस्तों भारतीयों की मौत हो रही है और अब तक ना तो कनाडा की पुलिस की तरफ से कोई रिपोर्ट दर्ज की गई है दोस्तों, और ना ही कनाडा की सरकार ने भारतीयों और भारत के कॉन्सुलेट को कोई कारण बताया, इनके मौत के पीछे की वजह बताई है, ना तो उन हत्या करने वालों को पकड़ा है। लेकिन दोस्तों, खालिस्तानियों की वीजा प्रोवाइड करवाने के लिए बहुत जल्दी एक्टिव होता दिखाई दे रहा है कनाडा, लेकिन भारतीयों की मौत पर एक्शन नहीं ले रहा है। जस्टिन ट्रूडो, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कनाडा खालिस्तानियों के लिए काम कर रहा है, ना कि नागरिकों के लिए। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, भारत के लिए खतरे की घंटी। यूनुस सरकार की इस चाल से बांग्लादेश में आईएसआई की होगी सीधी एंट्री, जो भारत को बहुत बड़े खतरे में डाल सकता है। दोस्तों, बांग्लादेश की यूनुस सरकार के नए फैसले ने भारत की टेंशन बढ़ा दी है। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा प्रतिबंधों में ढील कर दी है। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सुरक्षा मंजूरी खत्म होने से बांग्लादेशी धरती पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट्स की पहुंच भी आसान हो गई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक क्षेत्रीय विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि यह घटनाक्रम बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तालमेल का संकेत दे रहा है और इसका सीधा असर भारत की सुरक्षा पर दिखाई दे सकता है। रक्षा और रणनीतिक विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल अजय रैना जी कहते हैं कि ये अब सामने आ चुका है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन पाकिस्तान के आईएसआई के माध्यम से अमेरिका के डीप स्टेट द्वारा किया गया था। पिछले प्रधानमंत्री द्वारा कैद किए गए आतंकवादियों को न केवल आजाद घूमते बल्कि सत्तारूढ़ मशीनरी में शामिल होते हुए देखना आश्चर्य की बात नहीं है। दोस्तों, वहीं बता दें, बांग्लादेश पर सीडीपीएचआर की खौफनाक रिपोर्ट जिसने सबको चौंका दिया। दोस्तों, महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं जिहादी। बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स यानी कि सीडीपीएचआर ने एक खौफनाक रिपोर्ट पेश की है। सीडीपीएचआर की
प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेरणा मल्होत्रा और प्रोफेसर कपिल कुमार ने माइनॉरिटीज अंडर सीज इन बांग्लादेश नाम की इस रिपोर्ट को जनता के सामने पेश किया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश में सरकार के संरक्षण में अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर जमकर अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में जो भी कुछ हिंदुओं के साथ हो रहा है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया के बड़े मुल्कों की जिम्मेदारी बनती है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के ऊपर दबाव बनाए जिससे हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार बंद हो सके। तो उधर हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास की बेल पर बांग्लादेश कर रहा खेला। जज ने कहा हाई कोर्ट का नहीं लोकल वकील लेकर आओ। जी हां, बांग्लादेश में इस्कॉन नेता चिन्मय कृष्ण दास के मामले में अब तो कोर्ट भी खेला करती नजर आ रही है। बांग्लादेश के चटगांव स्थित मेट्रोपॉलिटन सेशन कोर्ट के जज मोहम्मद सैफुल इस्लाम ने गुरुवार को हाई कोर्ट के सीनियर वकील रविंद्र घोष से कहा कि वे मामले में चटगांव से एक वकील ढूंढे जो पूर्व इस्कॉन नेता चिन्मय कृष्ण दास की ओर से सुनवाई करने के लिए उनके साथ खड़ा हो। जिसके बाद रविंद्र घोष ने स्थानीय वकील सुमित आचार्य को नियुक्त किया। इतना ही नहीं, कोर्ट की ओर से जमानत के लिए वकालत नामे की भी डिमांड की गई है। इसके बाद बुधवार को जज ने रविंद्र घोष की ओर से आवेदन पेश करने के बाद चिन्मय दास के लिए अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि वकील के पास अदालत में चिन्मय का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकालत नामा यानी पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है। जी हाँ, यानी कि जज भी अब कोर्ट भी अब खेला करता नजर आ रहा है दोस्तों हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास के मामले में। लेकिन सबसे अच्छी बात दोस्तों यह है कि बांग्लादेश के इस हालात पर राष्ट्रपति बाइडेन की पैनी नजर है। क्या कहा दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने, आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय एवं आधिकारिक आवास व्हाइट हाउस ने कहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन बांग्लादेश की स्थिति पर करीबी से नजर गड़ाए हुए हैं। अमेरिका बांग्लादेश के अंतरिम सरकार को देश में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार ठहराएगा। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार जॉन किर्बी ने बृहस्पतिवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के पद से हटने के बाद बांग्लादेश में सुरक्षा हालात जटिल हैं। हम इस चुनौती से निपटने के लिए अंतरिम सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि उनकी कानून प्रवर्तन और सुरक्षा सेवाओं की क्षमता बढ़ाई जा सके। वहीं बता दें भारत ने सीरिया से सुरक्षित निकाले 77 नागरिक, 44 जम्मू कश्मीर के जायरीन भी है इसमें शामिल। विदेश मंत्रालय का बयान दोस्तों, सीरिया में जारी तनाव के बीच भारत ने अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है जिन्होंने वहां से वापस लौटने की इच्छा जताई थी। विद्रोही बलों की ओर से राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद यह स्थिति पैदा हुई। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि कुल 77 भारतीय नागरिकों को सीरिया से निकाला गया है। इनमें 44 जायरीन भी शामिल है जो सैदा जैनब शहर में फंसे हुए थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि सीरिया में हाल के घटनाक्रमों के बाद सभी भारतीय नागरिक को स्वदेश लौटना चाहते थे, उन्हें अब निकाल लिया गया है। अब तक 77 भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया जा चुका है। इनमें जम्मू कश्मीर के 44 जायरीन भी शामिल है जो सैदा जैनब में फंसे हुए थे। वहीं बता दें फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने फ्रैंकोइस बायरू राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की घोषणा। जी हां, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने शुक्रवार को फ्रैंकोइस बायरू को 2024 का अपना तीसरा प्रधानमंत्री नामित किया। मैक्रोन के करीबी सहयोगी बायरू की प्राथमिकता 2024 के बजट को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष कानून पारित करना होगा, जबकि अगले साल की शुरुआत में 2025 के कानून को लेकर तीखी बहस होने वाली है। 2025 के बिल पर संसदीय प्रतिरोध के कारण पूर्व प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर की सरकार गिर गई थी। 62 साल के इतिहास में फ्रांस में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव में हार का सामना करना पड़ा। 577 सीटों वाली फ्रांसीसी संसद के लिए इसी साल जुलाई में चुनाव हुए थे, लेकिन इसमें किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, जिसके बाद मैक्रोन ने बार्नियर को प्रधानमंत्री चुना था। लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर बार्नियर की कार्यशैली से विपक्ष नाराज था। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप की प्रवासियों को खुली धमकी, कहा प्रवासियों को वापस नहीं लेने वाले देशों के साथ कोई बिजनेस नहीं। जी हां, दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्सी संभालने से पहले ही गैर कानूनी तरह से अमेरिका में रह रहे लोगों को खुले चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने अपने चुनावी वादे में कहा था कि वो अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को सेना की मदद से उनको उनके मूल देश भेज देंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि वो उन देशों से कोई बिजनेस भी नहीं करेंगे जो अपने नागरिकों को वापस लेने से इनकार करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने टाइम्स मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा कि हमारे देश में इतनी बड़ी संख्या में अपराधी आ रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इतनी बड़ी संख्या में ये लोग आ रहे हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। मैं वही करूंगा जो कानून कहता है। मुझे कानून जिसकी इजाजत देता है, मैं उसके सभी विकल्पों को अपनाऊंगा। मुझे लगता है कि कई मामलों में पुलिस और प्रशासन को इसकी आवश्यकता है, उन्हें इसके लिए मदद की आवश्यकता है। हम नेशनल गार्ड को भी इसमें इस्तेमाल करेंगे। मैं इन लोगों को उनके देश में भेजूंगा या फिर उनके साथ बिजनेस नहीं करूंगा। तो उधर सीरिया में तुर्की के किस कदम से खफा हुआ अमेरिका, कहा बर्दाश्त
बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हाँ, सीरिया में बशर अल असद के तख्तापलट से समान रूप से लाभान्वित हुए अमेरिका और तुर्की के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। दरअसल तुर्की ने अमेरिका समर्थित सीरियाई गुड सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी एसडीएफ पर हमला कर दिया, जिसको लेकर अमेरिका नाराज है। तुर्की मनबीज शहर और उत्तर सीरिया में एसडीएफ के लड़ाकों पर हमले कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इसी हफ्ते की शुरुआत में एसडीएफ ने गलती से एक अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन को तुर्की का ड्रोन समझकर मार गिराया। एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम ना बताने के कंडीशन पर अल अरबिया इंग्लिश से कहा कि हम देखेंगे कि अगले 48 घंटों में क्या होता है, लेकिन अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हम फिर से बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं बता दें, वायुसेना में कम होते फाइटर स्क्वाड्रन को मिल गई सांस, 12 सुखोई और होंगे भारतीय वायुसेना के पास। डील हो गई डन। दोस्तों, लंबे समय से भारतीय वायुसेना अपने घटते फाइटर स्क्वाड्रन को चुनौती से जूझ रहा है। 2 फ्रंट वार की संभावनाओं के चलते इस वक्त 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ स्वीकृत है, एक्सेप्टेड है, लेकिन नए जहाज आ नहीं रहे और पुराने सर्विस से बाहर जा रहे हैं। ऐसी मुश्किल घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय वायुसेना को कुछ राहत की सांस जरूर दे दी। भारत सरकार की सुरक्षा मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडल की समिति यानी CCS ने बड़ा फैसला लेते हुए वायुसेना के लिए 12 सुखोई 30 फाइटर जेट की खरीदी पर मुहर लगा दी है। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ 13,500 करोड़ रुपए की डील भी साइन कर ली है। इन जेट्स का उत्पादन रूसी लाइसेंस के तहत भारत में होगा। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि इन जेट का उत्पादन HAL की नासिक की फैक्ट्री में किया जाएगा और इसमें स्वदेशीकरण का हिस्सा 62.6% होगा। वहीं बता दें, हमले की तैयारी तो नहीं। जी हां, आखिर ताइवान के आसपास क्या कर रहा है ये चाइना? चीन की सेना ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर सैन्य गतिविधियों को अंजाम दे रही है। भले ही चीन की सेना इस क्षेत्र में एक्टिव हो, लेकिन उसने नौसैनिक और तटरक्षक जहाजों की तैनाती पर चुप्पी साध रखी है। चीन 2 करोड़ 30 लाख लोगों की आबादी वाले स्वशासित ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है और ताइवान के साथ अन्य देशों के औपचारिक संबंधों पर आपत्ति जताता है। इस बीच ताइवान के अधिकारियों ने कहा कि चीन जहाजों की तैनाती करके नाकाबंदी कर रहा है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने अब तक इस गतिविधि पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। चीनी रक्षा मंत्रालय के शीर्ष प्रवक्ता वू कियान ने अपने बयान में युद्ध की रणनीति से जुड़े एक प्राचीन चीनी ग्रंथ द आर्ट ऑफ वार के एक प्रख्यात उद्धरण का उल्लेख किया है। साथ ही साथ बता दें, सीरिया में विद्रोहियों ने 44 साल बाद बदला झंडा दिल्ली के दूतावास पर भी लहराया। सीरिया में बशर अल असद के शासन के अंत के बाद उस देश का झंडा भी बदल दिया गया। विद्रोहियों ने सीरिया का 44 साल पुराना झंडा ही बदल डाला। सीरिया में हर तरफ हरा, सफेद, काला और 3 लाल सितारे रंग वाले झंडे लहराए जा रहे हैं। असद शासन में ये झंडा विद्रोहियों का प्रतीक हुआ करता था, जो आज के समय सीरिया का राष्ट्रीय ध्वज बन चुका है। बता दें कि इस नए झंडे का डिजाइन पुराने झंडे से अलग है। पुराने झंडे में 2 हरे सितारे थे, जो यूनाइटेड अरब रिपब्लिक के तहत सीरिया और मिस्र के संघ का प्रतीक थे। सत्ता परिवर्तन और नए झंडे को अपनाए जाने से सीरिया के लोगों में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। बर्लिन, इस्तांबुल और एथेंस जैसे शहरों में भी सीरिया के विद्रोही गुट के समर्थक नए झंडे को लहराते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, तालिबान का काल बनते ISKP के आतंकी अलकायदा का दोबारा गढ़ बन रहा अफगानिस्तान। हक्कानी की हत्या से मचा तनाव। जी अमेरिकी सेना ने साल 2021 में जब अफगानिस्तान को छोड़ा था, उस समय आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट की अफगान शाखा ISKP बेहद कमजोर हो चुकी थी। लेकिन अगस्त 2021 में काबुल की सत्ता पर तालिबान की वापसी के बाद यह आतंकवादी संगठन लगातार ताकतवर होता जा रहा है। इसी सप्ताह ISKP ने काबुल में बड़ा हमला किया, जिसमें तालिबान सरकार में शरणार्थी मामलों के मंत्री और हक्कानी नेटवर्क के खलील हक्कानी की मौत हो गई। वे अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के चाचा और हक्कानी नेटवर्क के संस्थापक जलालुद्दीन हक्कानी के भाई थे। खलील हक्कानी की हत्या हाल के वर्षों में अफगानिस्तान में ISKP के हमले में होने वाले तालिबान के किसी सबसे बड़े नेता की मौत है। इस बीच ऐसे संकेत है कि तालिबान का पुराना सहयोगी अलकायदा एक बार फिर से अफगानिस्तान में सक्रिय हो गया है। वहीं आपको बता दें, 24 घंटे से इस्तांबुल में फंसी है इंडिगो की फ्लाइट। सैकड़ों भारतीय पैसेंजर है सवार और अब कंपनी ने माफी मांगते हुए कह दी है ये बात। दोस्तों, भारत आने के दौरान इस्तांबुल हवाई अड्डे पर फंसे हैं सैकड़ों यात्रियों ने कंपनी इंडिगो पर अव्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए। हवाई अड्डे पर सुविधाओं की कमी के बारे में कई सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किए गए। यात्रियों के आक्रोश के बीच इंडिगो ने कहा कि कंपनी यात्रियों की हुई असुविधा के लिए माफी चाहती है। तो वहीं बता दें, इमरान खान के समर्थन में हिंसा करने वालों को सजा सुना सकेंगी सैन्य अदालतें। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है शर्तें। जी हां, पाकिस्तान में 9 मई 2023 को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थन में हिंसा करने वाले 85 लोगों के खिलाफ आरक्षित फैसलों को सैन्य अदालतें सुना सकेंगी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सैन्य अदालतों को इसकी सशर्त अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति अमीनुद्दीन खान की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय पीठ ने पिछले साल के 5 सदस्यीय पीठ के फैसले के खिलाफ अंतर न्यायालयी
अपील पर सुनवाई की 5 सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में इन नागरिकों के मुकदमे सैन्य अदालतों की बजाय आपराधिक अदालतों में चलाने के लिए कहा था। शुक्रवार को सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति खान ने कहा कि सैन्य अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुनी जा रही अपील पर अंतिम निर्णय के अधीन होंगे। वहीं बता दें, पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश खरीदेगा चीन का J-10 सी फाइटर जेट। भारत की बढ़ेगी टेंशन, आखिर कितना ताकतवर है ये चीनी लड़ाकू विमान और कौन सी नई चाल चल रहा है मोहम्मद यूनुस। बता दें, बांग्लादेश अपनी वायुसेना की क्षमता बढ़ाने और इसके आधुनिकीकरण के लिए चीन से हाथ मिलाने की तैयारी में है। बांग्लादेश एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान ने इसके बेड़े को अपग्रेड करने की आवश्यकता पर जोर दिया। IDRW की रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया से बात करते हुए बांग्लादेश एयरफोर्स के प्रमुख ने कहा कि हम फाइटर जेट और हमलावर हेलीकॉप्टरों को हासिल करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश दूसरा पड़ोसी होगा जो चीन से लड़ाकू विमान खरीदेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अपने हवाई बेड़े की ताकत बढ़ाने के लिए बांग्लादेश संभावित रूप से चीन के चेंगदू J-10 सी मल्टी रोल फाइटर जेट खरीद सकता है। इसमें सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि बांग्लादेश अपनी वायुसेना के लिए पहले चरण में 16 J-10 सी लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बना रहा है। दोस्तों वहीं बता दें, भारत आएंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसा नाइके। 15 दिसंबर से शुरू होगी उनकी पहली विदेश यात्रा। दोस्तों, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसा नाइके रविवार को भारत के दौरे पर आने वाले हैं। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसा नाइके 3 दिन के दौरे पर 15 दिसंबर को भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। अपनी यात्रा के दौरान वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा कि श्रीलंका में हाल ही में खत्म हुए राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों के बाद राष्ट्रपति दिसा नाइके की ये पहली भारत यात्रा होगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति दिसा नाइके दिल्ली में एक व्यापारिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी ये पहली विदेश यात्रा भी है। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस को हराने के बाद ट्रंप ने कसा तंज। कहा, कमला की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो मेरे सामने चुनाव लड़ने के लिए खड़ी हुई। बाइडेन के पीछे हटने के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी लेनी ही नहीं चाहिए थी। ट्रंप ने कहा कि कमला का पूरा प्रचार अभियान ही बेकार था। पूरे प्रचार अभियान के दौरान उन्होंने लोगों से जुड़ने की कोशिश ही नहीं की। उनके हारने का सबसे बड़ा कारण यही रहा। जी हाँ, टाइम्स मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में कहा कि बाइडेन के पीछे हटने के बाद कमला का पूरा प्रचार अभियान बर्बाद था। वो शुरू से ही बर्बाद था। कमला की आलोचना करते हुए ट्रंप ने कहा कि पूरे अभियान के दौरान वो अपने वोटरों से कनेक्ट कर पाने में असमर्थ रही। वहीं बता दें, ट्रंप भाषण देंगे और जिनपिंग सुनेंगे तो क्या बुलावे के बाद भी इसीलिए नहीं जाएंगे अमेरिका। इस समय अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर 20 जनवरी से शुरू होने जा रहे ट्रंप के नए कार्यकाल पर है। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से तमाम राष्ट्र प्रमुख वॉशिंगटन DC पहुंचेंगे। इसके लिए दुनिया भर में न्योते भेजे जा रहे हैं। अपने दुश्मनों में से एक चीन को लेकर भी ट्रंप ने खासी नरमी बरती और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रण का निमंत्रण दिया। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि शी जिनपिंग इस सेरेमनी में हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि अमेरिका में चीन के राजदूत अपनी पत्नी के साथ समारोह में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 60% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा था कि अगर चीन फेंटेनाइल पर लगाम नहीं लगाता है तो 10% अतिरिक्त शुल्क भी लगा दिया जाएगा। इससे चीन बहुत ज्यादा चिढ़ गया था। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी सरकार ने चीनी कंपनी बाइट डांस के लिए 19 जनवरी की समय सीमा निर्धारित कर दी है। तब तक या तो इस एप्लीकेशन को बेच दिया जाए या फिर अमेरिकी प्रतिबंधों के लिए चीन तैयार रहे। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, क्या बंगाल में एक और अयोध्या कांड की हुई शुरुआत। TMC ने बाबरी मस्जिद का किया वादा तो बीजेपी ने किया राम मंदिर बनाने का ऐलान। क्या है ये खबर बता दें, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी की तर्ज पर मस्जिद बनाने का ऐलान क्या किया। बीजेपी फायर हो गई। कबीर ने मंगलवार को मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी जैसी मस्जिद बनाने का प्रस्ताव रखा था। अब बीजेपी की मुर्शिदाबाद यूनिट ने शुक्रवार को बहरामपुर में राम मंदिर निर्माण करने का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने कहा कि मंदिर का निर्माण अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के ठीक 1 साल बाद 22 जनवरी 2025 को शुरू होगा। भाजपा के बहरामपुर संगठनात्मक जिला अध्यक्ष शाखा राव सरकार ने कहा कि मंदिर के लिए जमीन की पहचान पहले ही कर ली गई है। इस प्रोजेक्ट पर 10 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। कबीर ने मंगलवार को कहा था कि वो मुर्शिदाबाद जिले में 2025 तक बाबरी मस्जिद जैसी एक मस्जिद का निर्माण करवाएंगे। कबीर के इस बयान की विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने तीखी आलोचना की है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि ये एक राजनीतिक फायदे के लिए समुदायों के ध्रुवीकरण करने की कोशिश है। तृणमूल इस तरह के भड़काऊ बयान देकर जानबूझकर आग से खेल रही है। वहीं मुर्शिदाबाद से संबंध रखने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कबीर की टिप्पणी की आलोचना करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना और विभाजनकारी बताया था। दोस्तों वहीं बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने किया कुंभ सहायक AI चैटबॉट का शुभारंभ। करोड़ों श्रद्धालु
श्रद्धालुओं के लिए 11 भाषाओं में होगा मददगार। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल महाकुंभ की संकल्पना को साकार करते हुए शुक्रवार को चैट बॉट कुंभ सहायक लॉन्च कर दिया है। इस चैट बॉट का उद्देश्य महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले 45 करोड़ श्रद्धालुओं की यात्रा को सरल और सुविधाजनक बनाना है। चैट बॉट कुंभ सहायक देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को महाकुंभ से जुड़ी सभी जानकारियां पलक झपकते ही उपलब्ध करा देगा। ये कुंभ सहायक 11 भाषाओं में श्रद्धालुओं का मददगार साबित होगा। ये श्रद्धालुओं को नेविगेशन, पार्किंग व रुकने के स्थान समेत हर जानकारी सेकंडों में उपलब्ध कराने में सक्षम है। इसे आसानी से अपने मोबाइल में डाउनलोड किया जा सकता है। इससे बोलकर या लिखकर अपने सवाल पूछ सकते हैं, साथ ही जवाबों को अपनी भाषा में सुन सकते हैं। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, उर्दू भाषा शामिल है। जी हाँ दोस्तों, तो उधर हरियाणा से बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बयान से मच गया बवाल। उन्होंने कहा किसान कसाई नशे के सौदागर। क्यों ऐसा कहा आपको बता दें। हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने किसानों को कसाई और नशे के सौदागर बता दिया। उन्होंने कहा कि जहां पर किसान आंदोलन हुआ वहां से 700 लड़कियां गायब है। रोहतक के महम शुगर मिल में गन्ना पेराई सत्र के शुभारंभ पर पहुंचे रामचंद्र जांगड़ा ने ये बातें कही, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब पहला किसान आंदोलन हुआ था तब वहां से 700 लड़कियां गायब हुई थी। सिंधु बॉर्डर और बहादुरगढ़ बॉर्डर के पास के गाँव की 700 लड़कियां गायब है। वे कहाँ गयी किसी को पता नहीं। एक आदमी को मारकर टांग दिया था। ये किसान नहीं कसाई है। जिसके बाद दोस्तों बवाल मच गया उनके इस बयान के बाद। साथ ही साथ उधर राकेश टिकैत ने कर दिया ऐसा ऐलान, कह दिया मोदी सरकार कलयुगी प्रोफेशनल सरकार है, देश में फिर होगा बड़ा किसान आंदोलन। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगमीत सिंह डल्लेवाल का मरना व्रत कल यानी कि शुक्रवार 13 दिसंबर 18वें दिन भी जारी रहा। उनकी सेहत की जानकारी लेने संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत, हरिंदर सिंह लखोवाल समेत 5 किसान नेता शुक्रवार को वहां पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राकेश टिकैत ने ये बात कही दोस्तों, और मोदी सरकार को कलयुग की प्रोफेशनल सरकार बता दिया, जो वाकई में प्रधानमंत्री की तौहीन वाली बयानबाजी है। इस पर दोस्तों आपकी जो राय हो बताना मत भूलिएगा। क्या कहीं से कहीं तक प्रोटेस्ट करना ठीक है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा आप लोग। तो वहीं आपको बता दें बीएसएनएल का जवाब नहीं, 1999 रुपए में 6 महीने के लिए मिलेगा फास्ट इंटरनेट, अनलिमिटेड कॉलिंग। जी हाँ, बीएसएनएल की तरफ से भी नए प्लान मार्केट में उतारे जा रहे हैं। इंटरनेट यूजर्स का ध्यान रखा गया है और इसमें आपको कई शानदार ऑफर्स मिलने वाले हैं। कंपनी की तरफ से यूजर्स को 6 महीने के लिए इंटरनेट दिया जा रहा है। इस प्लान में 1300 GB हाई स्पीड डेटा दिया जा रहा है। हर महीने यूजर्स को ये डेटा मिलने वाला है। स्ट्रीमिंग, ब्राउजिंग और अन्य सभी चीजों के लिए आप इसे अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। दिल्ली और मुंबई यूजर्स को ये ऑफर मिलने वाला है दोस्तों। इस ऑफर की पूरी जानकारी आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। 1999 रुपए में बीएसएनएल को 6 महीने का एक्सेस दिया जाता है। बहरहाल दोस्तों इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।